कचरे के ढेर से लेकर बंद कारखानों तक हर जहरीला ठिकाना अब जांच के घेरे में होगा, क्योंकि पहली बार देश में रासायनिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टेमिनेटेड साइट्स रूल 2025 इसका नाम दिया गया है और इसी नाम से अब रासायनिक प्रदूषक जो स्थल होंगे वो कानूनी ढांचे के अंतर्गत आएंगे, यानी उसके लिए अब दंड का प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए एक समुचित व्यवस्था को एक कानूनी ढांचे के अंतर्गत ढाला गया है। अब इन स्थानों की पहचान की जाएगी, उनमें सुधार किया जाएगा और जहां रासायनिक प्रदूषण हो चुका है इन स्थानों के संदर्भ में एक कानून के तहत अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी और एक हम नई राह इस दिशा में देख सकते हैं। इन रासायनिक प्रदूषणों से आपको बता दें कि मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं को हानि भी होती है, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये कानूनी ढांचा एक नई मील का पत्थर भी साबित हो सकता है मानव स्वास्थ्य के लिहाज से, पशुओं के स्वास्थ्य के लिहाज से। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और न्यूज की आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं इसी शीर्षक के अंतर्गत कि रासायनिक प्रदूषण नए नियम 2025। तो आपके मन में, आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या रासायनिक प्रदूषकों के लिए क्या अब तक कोई कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं था? तो जी हां, बिल्कुल। अब तक अगर हम बात करें तो रासायनिक प्रदूषण के संदर्भ में इस तरह का हमारे पास एक कानूनी कोई फ्रेमवर्क, कोई ढांचा ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं था। तो ऐसे में ये एक हम कह सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास जिसका एब्सेंस था, जो हमारे पास नहीं था, इसी की वजह से हमारे अभी तक 103 ऐसे स्थल थे जो कि हम चिन्हित किए थे, यानी कि हमारे देश के द्वारा, हमारी व्यवस्था के द्वारा वो चिन्हित किया गया था, लेकिन साथ में ही सफाई का कार्य शुरू हो सका था। यानी कि बाकी की जो स्थान है जहां से रासायनिक प्रदूषण हो रहा है उस पर कार्य शुरू नहीं हो सका और कार्य शुरू नहीं हो सका तो उसके लिए कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकी। अब अगर ऐसे में इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क उपस्थित होता तो क्या यह संभव था कि अगर 103 स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां से रासायनिक प्रदूषण हो रहा है उसके लिए काम ना शुरू हो सके? तो बिल्कुल अब इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हमें दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे दिल्ली का भलसवा लैंडफिल है, वहां पर कचरे के ढेर हैं और उससे निकले हुए ढेरों जो रासायनिक प्रदूषण है उसके संदर्भ में कोई अगर कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क का अभाव था। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, ऐसे 103 स्थल अभी वो हैं जो चिन्हित हैं, बहुत सारे चिन्हित नहीं भी होंगे। तो इसी संदर्भ में इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पर्यावरण मंत्रालय ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टेमिनेटेड साइट्स रूल 2025 नाम से इस कानूनी जो फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी ढांचा है, इसको जारी किया है। अब ये नियम क्या करेंगे? तो रासायनिक प्रदूषित स्थलों के प्रबंधन के लिए, यानी कि जो रासायनिक प्रदूषित स्थल हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, केमिकल कॉन्टेमिनेशन को क्या करेंगे, उसको मैनेजमेंट करने के लिए पहली बार एक कानूनी ढांचा ये प्रदान कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारी बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये जाने कि जो प्रदूषित स्थल है यानी कि कॉन्टेमिनेटेड जो साइट्स होती हैं वो होती क्या है। तो देखिए, कॉन्टेमिनेटेड साइट्स की अगर बात करेंगे तो कहता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी क्या कहता है, ऐसा स्थल, कोई भी ऐसी जगह जहां से अतीत में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट डंप किए गए, किसी भी जगह पर अगर वो चाहे वो पहले का समय रहा हो, वहां पर अगर वो खतरनाक है और ऐसे अन्य अपशिष्ट हैं जो कि डंप किए गए हैं और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि वहां की मिट्टी, वहां का जल, विशेष तौर पर भूमिगत जल कह लें या सतही जल कह लें, अगर वो प्रदूषित हुआ है इस अपशिष्ट के डंप की वजह से और यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य साथ ही साथ पर्यावरण के लिए खतरा है, तो हम कहेंगे कि वो कंटामिनेटेड साइट्स के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जा सकता है या किया जाएगा। अब देखिए, इसमें शामिल कौन कौन स्थल हो सकते हैं यह बताया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि इसमें पुराने लैंडफिल, साथ ही साथ डंप स्थल, कचरा भंडारण और उपचार स्थल, रासायनिक रिसाव स्थल, खतरनाक रसायनों के भंडारण और संचालन स्थल इसमें शामिल होंगे। इन सब की अगर बात करें तो लैंडफिल डंप का मतलब क्या होता है कि जहां कचरा डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, कचरा को डाला जाता है, डंप किया जाता है। वेस्ट स्टोरेज साइट क्या होती हैं, जहां पर खतरनाक जो कचरा होता है उसको अस्थायी तौर पर रख दिया जाता है। इसी तरह से केमिकल स्पिल साइट्स क्या होती हैं, जहां पर रसायन दुर्घटनावश बह जाते हैं। तो ये सारी जगहें जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब देखिए, चिंता की बात यह है कि 103 स्थल अभी तक पहचाने गए हैं, लेकिन 7 स्थलों पर ही सुधारात्मक कार्य शुरू हुआ है। तो ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में स्थल चिन्हित हैं और उन पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है, अगर इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होता तो इस काम में गति देखी जा सकती है। तो साथ ही साथ इसी वजह से हम कह सकते हैं कि नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
अब मुख्य कारण को समझते हैं, किस दिशा में क्या पहले प्रयास हुए थे, क्यों इस नियम की जरूरत पड़ी है, क्या अचानक आया है, इसके लिए कुछ प्रयास पहले से भी हो रहे थे। तो देखिए यहां पर 2010 में आप देखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक चलाया गया था, किसके लिए, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि जो उद्योगों से जो निकलता है प्रदूषक, जो तत्व निकलते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका पूरा नाम ही था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ही था कि जो हम नेशनल प्रोग्राम है फॉर रेमेडिएशन ऑफ पॉल्यूटेड साइट्स, यानी कि जो प्रदूषित जो ऐसे स्थल हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत हम एक ऐसा खाका तैयार करें जिससे कि इन स्थलों से, इन प्रदूषकों से हम निपट सके। अब इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कुछ चीजें तय की गई, इसमें 3 मुख्य कार्य इसमें जो है तय किए गए। क्या तय किया गया, तो पहला मुख्य कार्य यह तय किया गया कि जो भी संभावित प्रदूषित स्थल है उसकी सबसे पहले एक लिस्टिंग कर ली जाए, यानी कि एक इन्वेंटरी उसकी बनवा ली जाए, यानी कि उसकी लिस्टिंग कर ली जाए, ये देख लिया जाए कि ये संभावित प्रदूषित स्थल हैं। उसके बाद दूसरा ये किया गया कि उसका अब जब लिस्टिंग हो जाएगी तो उसका मूल्यांकन किया जाए, ये जाके देखा जाए वहां पर कि वास्तव में वे संभावित प्रदूषित स्थल जिनको लिस्ट में शामिल किया गया है, वास्तव में उनकी ग्राउंड लेवल पर जाने पर कंडीशन क्या है, वो है भी कि नहीं है तो किस लेवल के हैं, और सुधार के लिए वहां पर एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, यानी कि एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार कर लिया जाए इन स्थानों के लिए। वो मार्गदर्शक दस्तावेज क्या हो सकते हैं, यहां पर इसके लिए क्या क्या किया जाना जरूरी है। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद एक कानूनी, एक संस्थागत और वित्तीय ढांचा डेवलप किया जाएगा। तो इसमें 3 मुख्य कार्य डिसाइड किए गए थे। पहला एक संभावित प्रदूषित स्थलों की लिस्टिंग करना, दूसरा था उनके मूल्यांकन सुधार के लिए एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट तैयार करना, और तीसरा था कानूनी, उसके लिए एक ढांचा यानी कि लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना और उसके फाइनेंस की व्यवस्था करना। तो देखिए शुरू के 2 काम तो हो गए थे, यानी लिस्टिंग भी हो गई थी, उसके लिए गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया था, लेकिन कानूनी संस्थागत जो ढांचा था वो अभी मौजूद नहीं था, और जब तक ये मौजूद नहीं होगा तो वित्तीय ढांचा भी विकसित नहीं होगा। तो इसीलिए जो लीगल इंस्ट्रूमेंटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है ये अधूरा अभी काम था। तो इसको, इसी के तहत ऊपर के 2 काम हो चुके थे, तीसरा अभी नहीं हुआ था। इसी के तहत आप देखेंगे कि 25 जुलाई 2025 को यही नए नियम जो जारी किए गए हैं इसी तीसरे कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये अस्तित्व में आता है। अब नए नियमों का कार्यान्वयन किस तरीके से होगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जिला प्रशासन जो होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, वो 6 मासिक रिपोर्टें तैयार करेगा। और इन रिपोर्टों में क्या होगा, तो जिसमें यह देखा जाएगा कि जो संदिग्ध प्रदूषित स्थल हैं, यानी कि जहां पर जिनको ये माना जा रहा है कि ये प्रदूषित स्थल हैं, पहली जो लिस्टिंग की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत, उसमें यह किया जाएगा कि ये सूचीबद्ध होंगे, यानी कि सस्पेक्टेड जो कॉन्टेमिनेटेड साइट्स हैं वो इसमें सूचीबद्ध होंगे। लिस्टिंग ये करने का काम कौन करेगा, तो ये आपका करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अब यहां पर भूमिका देखने को मिलेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत ही रेफरेंसेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई दूसरा संदर्भित जो है संगठन भी हो सकता है। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या कोई दूसरा भी संगठन हो सकता है जिसको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संदर्भित कर दे या रेफरेंस दे दे। अब ये क्या करेगा, 90 दिनों तक एक प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा इस जगह पर जाके, सस्पेक्टेड कॉन्टेमिनेटेड साइट्स का जाके 90 दिन तक वहां पर देखेगा स्थिति क्या है, कैसे इससे निपटा जा सकता है, एक्चुअल उसकी पोजीशन क्या है। और फिर 90 दिन अर्थात 3 महीनों के बाद वो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा, और ये विस्तृत रिपोर्ट उसके सर्वे और वहां पर जो ग्राउंड पर जाके जो किया गया उसका मूल्यांकन है उस पर आधारित होगा। और इसी में यह पता चलेगा कि वास्तव में वो प्रदूषित है कि नहीं है, और प्रदूषित है कि नहीं है इस बात का पता करने के लिए यह जरूरी है ना कि रासायनिक वहां से जो खतरनाक जो भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं उनका स्राव यहां से हो रहा है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा यहां पर 189 ऐसे खतरनाक केमिकल्स की जो लिस्टिंग की गई है, किसके अंतर्गत, तो हैजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल 2016 के अंतर्गत 189 ऐसे खतरनाक रसायन जो है उनकी एक लिस्टिंग है। उस लिस्टिंग के अंतर्गत अगर यहां पर कुछ रसायनों का श्रावण हो रहा है तो इस बात की पुष्टि यहां पर कर दी जाएगी कि नहीं, वास्तव में अगर हो रहा है तो ये खतरनाक साइट्स हैं, अगर नहीं हो रहा है तो वो खतरनाक साइट्स नहीं है। तो यदि प्रदूषण सुरक्षित स्तर से अधिक है, यानी कि एक निश्चित लेवल से ज्यादा प्रदूषण है, तो यहां पर यह कमेटी क्या करेगी, स्थल का स्थान जो है उसको क्या कर देगी, एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर देगी, और उस पब्लिक नोटिफिकेशन में यह बात बता दी जाएगी कि इस स्थान पर जाना भी आपके लिए प्रतिबंधित किया जाएगा,
क्योंकि यहां पर जाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे, यानी कि पहुंच लोगों का वहां पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब ये जो रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन होगा या जो संदर्भित संगठन होगा, ये किसके लिए फिर क्या करेगा, एक सुधार करने के लिए पूरी की पूरी एक योजना तैयार करेगा, यानी कि एक रेमेडिएशन प्लान बनाएगा। और इसमें इस प्लान के तहत ही जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। जिम्मेदारी क्या तय कर दी जाएगी, तो यह जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को। इसमें यह बताया जाएगा कि जो राज्य बोर्ड है वो 90 दिनों में जिम्मेदार व्यक्ति, अगर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जो ये जहरीले या इस तरह के जो केमिकल्स हैं जिनके स्राव के लिए वो जिम्मेदार है, या कोई संस्था है, तो वो उसकी पहचान करेगा सबसे पहले। और उसके बाद जो दोषी होगा उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो कहा जाएगा कि आपकी वजह से ये प्रदूषण फैला है, तो आप इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। कोई संस्था होगी तो संस्था को कहा जाएगा और इसकी सफाई की जो भी लागत होगी उस व्यक्ति या उस संस्था के द्वारा उसको वहन किया जाएगा। अगर दोषी भुगतान नहीं करेगा, वैसे तो कोशिश की जाएगी कि वो भुगतान करे, अगर वो भुगतान नहीं करता है तो केंद्र या राज्य सफाई की व्यवस्था फिर करेंगे। अल्टीमेट रूप से केंद्र या राज्य पर सफाई की व्यवस्था होगी। सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपराधिक दायित्व भी तय किया गया है, यानी कि अगर आपको यह पाया जाता है कि खतरनाक आप इस तरह के अपशिष्ट यानी रसायनों के श्रावण के लिए आप जिम्मेदार हैं, कोई भी व्यक्ति या संस्था, तो आपके ऊपर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तय की जाएगी, यानी कि आपराधिक दायित्व भी आपका तय किया जाएगा। और आपके ऊपर यदि प्रदूषण से किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो रही है, उसकी क्षति हुई है, तो भारतीय न्याय संहिता के 2023 के तहत उस पर दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके लिए की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि अपवाद है। जैसे रेडियोधर्मी अगर कचरा होगा तो वो अपवाद है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा कानून के अंतर्गत वो आता है। इसी तरह से जो खनन का प्रदूषण है वो भी अलग कानून के तहत कवर होता है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। समुद्र में तेल प्रदूषण जो होता है वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि समुद्री प्रदूषण कानून से वो कवर होता है। इसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट्स होती हैं, यानी कि डंप साइट का जो ठोस कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम के अंतर्गत आता है, तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें तो कर दी गई, लेकिन इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि इसके लिए सारी बातें तो की गई हैं, लेकिन कोई भी एक टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया गया है। टाइमलाइन डिसाइड ना होने से क्या होगा, यानी कि जो स्थल प्रदूषित होने के लिए घोषित हो चुका है कि यह स्थल प्रदूषित है, लेकिन कितने दिन बाद वहां पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, ये टाइमलाइन डिसाइड ना करने से इसके अभी बहुत सुचारू रूप से या बहुत इसमें कोई हमको वास्तविक अचानक जो गुणात्मक परिवर्तन हम कह सकते हैं वो तुरंत दिखाई देना थोड़ा सा कठिन राह नजर आती है। तो इसके लिए एक कमी के तौर पर हम कह सकते हैं टाइमलाइन जो है उसका डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत सी, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री बैटरी की कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री बंद हो गई। बैटरी की फैक्ट्री बंद होने के कारण फैक्ट्री से बहुत सारा लेड जो है वो आसपास की जमीन में गिर गया है, उससे वहां पर प्रदूषण फैल गया है। अब ये प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उसके तहत जांच होगी, सफाई होगी, लागत की वसूली होगी, लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए। यानी कि 2026 में अगर कोई स्थान ये फैक्ट्री अगर प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार मान लिया गया कि यह प्रदूषण फैलाई गई है, लेकिन अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी तय कर दी गई कि इस जो रासायनिक कचरा है इसको आप हटाइए, लेकिन अगर ये निश्चित 2030 तक नहीं होगा तो ये अपने आप में एक न्याय संगत व्यवस्था नहीं होगी। तो टाइमलाइन फिक्स करना इसकी एक बहुत बड़ी कमी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब आगे की राह में क्या हो सकता है, तो आगे की राह में सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके लिए टाइमलाइन को फिक्स करना जरूरी है। हर स्थल के लिए साफ सफाई की एक डेडलाइन हमको तय करनी होगी, इस कानून के अंतर्गत इस क्लास को सम्मिलित करना होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें, सफाई के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें बिना फंड के संभव नहीं है। अब देखिए, ये चीजें क्यों हुई, क्योंकि पुराने समय में इसके लिए कोई कानून नहीं था। खतरनाक रूप से कोई भी पुराने समय में हम कह सकते हैं जो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई कानून न होने की वजह से लोग कचरा खुले में ही फेंक दिया करते थे, डाल दिया करते थे। कोई भी फैक्ट्री बंद हो जाती थी लेकिन प्रदूषण उसका वहीं का वहीं रह जाता था। इस तरह से सफाई की लागत चूंकि बहुत ज्यादा थी तो इस वजह से वो वहां का वहां ही रह जाता था। तो ऐसी दशा में सफाई के लिए एक पर्याप्त फंड भी होना चाहिए कि अगर वो कंपनी अगर इस तरह के काम को या कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है, उसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतिम रूप से मानने में वो सक्षम नहीं है, उसके पास फंड ही नहीं है, अगर नहीं है तो इसके लिए राज्य के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी है तो राज्य के पास इसके लिए फंड भी होना जरूरी है। तीसरा यह है कि तकनीकी संसाधन, इस तरह के रासायनिक कचरों को साफ करने के लिए
मानव की क्षति भी हो सकती है, इसके लिए सेफ्टी फीचर्स भी होने चाहिए और हमारे पास ऐसे टेक्निकल रिसोर्सेज होने चाहिए जिसकी वजह से इसको इजिली क्लीन किया जा सके, समय के अंतर्गत क्लीन किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कागजों पर रासायनिक प्रदूषण दूर हो जाए और वहां पर उस जगह पर एक्चुअल पोजीशन कुछ और हो। तो अगर जनता की भागीदारी होगी तो जनता जागरूक होगी, इस चीज की सूचना सारे तंत्र में एक पारदर्शिता होगी, तो इस चीज को हम कह सकते हैं बहुत स्मूथ चलेगा और ये जिस उद्देश्य से कानून लाया गया है अपने उद्देश्यों में सफल होगा। तो ये आगे की राह के अंतर्गत कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए मिल रहा है फ्रीडम सेल और इसके अंतर्गत आप पा सकते हैं 50% का डिस्काउंट 14 अगस्त तक। और ये डिस्काउंट कहां मिलेगा? तो डीएलपी पे जो कोर्स हमारे उपलब्ध हैं, यानी दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स पर आपको 50% तक की छूट मिल रही है। साथ ही साथ बुक्स पर आपको 25% तक की छूट मिल रही है। इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है कि अब तक देश में कितने रासायनिक प्रदूषित स्थलों पर सफाई की प्रक्रिया शुरू हुई है? विकल्प आपके सामने है 3, 5, 7 या 10। तो उम्मीद इन्हें विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।